वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इस समय हम इंडियन हिस्ट्री की कंपाइलेशन सीरीज में लगातार आगे चल रहे हैं और पहला लेक्चर उम्मीद है कि आपने देखा होगा, उससे काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिला होगा। ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पर हम प्रश्नों का सिलसिला छोड़ चुके हैं। जो PYQs हमने देखने आरंभ किए थे वो पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गए थे। यहाँ से हम टेबुलर फॉर्म में तारीखों को देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का पूरा आधार तारीखों पर टिका होता है। अगर आपको समय नहीं पता है तो आप इतिहास को ठीक से जान नहीं पाएंगे। तो यहाँ वही दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए हुए हैं, डेट और ईयर साथ में दे रखा है। ये सब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट सिटीज़ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन के जो पहले शहरों का ब्यौरा हमें प्राप्त होता है वो करीब, यहाँ देखिए सारी चीज़ें जो है वो अप्रॉक्सीमेट दी हुई हैं, मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है कि यही तारीख थी, अंदाज़ा लगाया जाता है। तो 4700 ईयर्स एगो, ये पुरानी बात है। सिटीज़ ऑफ गंगेज वैली, द ग्रेट किंगडम ऑफ मगध, इनका जो टाइम है वो 2500 ईयर्स एगो का है, अप्रॉक्सीमेट ये भी है। डेट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन तो 2500 BC यानी बिफोर जीसस क्राइस्ट, यहाँ से लेकर 1750 तक का ये टाइम है, ये आपने देखा। इसके बाद पीरियड ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद का कंपोजिशन होता है और वो समय कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा 1500 से लेकर 1000 BC के बीच का, ये भी अप्रॉक्सीमेट है। पोस्ट वैदिक पीरियड का जो टाइम है वो 1000 BC से लेकर 600 तक का है। हर्यक डायनेस्टी, अब यहाँ से ऐतिहासिक जो समय है, हिस्टोरिक टाइम है, वो स्टार्ट होता है। तो हर्यक डायनेस्टी का जो टाइम है वो 5, ये सब अप्रॉक्सीमेट में नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो 544 BC से लेकर 412 BC तक का ये समय दिखाई देता है। इसके बाद नंद डायनेस्टी को आप देख रहे हैं, तो नंद डायनेस्टी का जो टाइम है वो 345 से लेकर 323 तक का है। इसके बाद मौर्य, तो मौर्यों का टाइम 321 से स्टार्ट होता है और 184 तक चलता है। इसके बाद शुंगों का टाइम है 184 से लेकर 75 BC तक का। अब यहाँ वो समय हम देख रहे हैं जिसमें कि सिटीज़ का डेवलपमेंट होता है, महाजनपदों में काफ़ी तेज़ी से नगरीकरण होता है और जो गंगा का प्लेन एरिया है, गंगा के मैदान है, वहाँ पर उपनिषदों, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इन सब का आगमन होता है। उपनिषद बाद में लिखे गए हैं, वेद पहले लिखे गए हैं, वेदों को ही आधार बना के सब कुछ रचा गया है। तो उपनिषदों की रचना का जो टाइम है वो आपको दिया हुआ है, साथ में जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय होता है। तो ये समय 500 BC के आसपास का है, मतलब इसे आप 100 साल का पूरा एक रेंज समझ सकते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर का इन्वेशन होता है नॉर्थ वेस्ट पर, वहाँ से ये प्रवेश करता है। 327 से लेकर 325 के बीच की बात है। ये सब बिफोर जीसस क्राइस्ट ही चल रहा है, मतलब BC वाले टाइम में चल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है, ये 321 के आसपास की बात है। और अशोक का जो रीजन है वो 268 BC से लेकर 231 BC के बीच का है, ये भी अप्रॉक्सीमेट दिया हुआ है। कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, इसका जो टाइम है वो 300 BC से लेकर 300 AD तक का है, एनो डोमिनी, ये भी अप्रॉक्सीमेट है। संगम साहित्य को कंपाइल करने में काफ़ी समय लगता है। तमिल भाषाओं के जितने भी काव्य थे, यानी पोइट्री थी या जितने भी इस तरह के पुराने टेक्स्ट थे, उन्हें कंपाइल किया जाता है, कवियों की सभा इकट्ठी होती है और 3 संगमों का आयोजन किया जाता है। तो इसमें ये सारा कंपाइलेशन कंप्लीट करके अपने साहित्य को ये लोग मजबूत करते हैं, ठीक है। तो ये समय था 300 BC से लेकर 300 AD के बीच का। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो 2500 से लेकर 1800 BC के बीच की है। बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध 563, बर्थ ऑफ महावीर 540, आसपास का ही समय है। अलेक्जेंडर का अटैक होता है इंडिया पर, अभी पीछे आपने देखा। कोरोनेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन 313, ठीक है, 313, ये सब BC में है। इसके बाद सेलुकस जो है ये चंद्रगुप्त से युद्ध करता है और हार जाता है, फिर संधि करनी पड़ती है, तो वो 305 के आसपास की बात है। विक्ट्री ऑफ कलिंग, कलिंग विजय का जो टाइम है वो 261 का है, ये सही दिया हुआ है, मतलब अप्रॉक्सीमेट नहीं है, एग्जैक्ट है। इसके बाद विक्रम संवत की जो स्टार्टिंग होती है वो 57 BC के आसपास होती है, मतलब ये सही तारीख है, ठीक। 57 BC विक्रम संवत को शुरू किया जाता है। शक इरा स्टार्ट होती है 78 AD से, ये AD है, ध्यान दीजिएगा। कनिष्क का जो रीजन है वो 78 से लेकर, वही कनिष्क के कोरोनेशन से ये स्टार्ट होता है शक इरा। तो कनिष्क का रीजन जो है वो 78 से लेकर 101 AD तक चलता है, एनो डोमिनी। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्त एम्पायर, गुप्तों का जो टाइम है वो 320 AD से स्टार्ट होता है, ये भी अप्रॉक्सीमेट।
श्रीगुप्त के द्वारा नींव रखी जाती है। सामंतों से इनकी हैसियत ऊपर उठती है, महाराज की उपाधि धारण करते हैं। बाद में श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कंपाइलेशन ऑफ जैन लिटरेचर इन काउंसिल ऑफ वल्लभी। 2 काउंसिल होती है जैनिज्म की, बौद्ध धर्म में 4 होती हैं और जैनिज्म में सिर्फ 2 ही होती हैं। तो ये जो काउंसिल होती है इसमें वल्लभी में ऑर्गेनाइज इसे किया जाता है और जैन लिटरेचर को कंपाइल किया जाता है। तो 512-521 AD के आसपास की बात है अप्रॉक्सीमेट। इसके बाद हर्षवर्धन का जो रीजन है वो 606 से लेकर 647 AD तक चलता है। चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग ये भारत में अराइव करता है, भारत में आता है, और वो समय है 630 से लेकर 643 AD तक का। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा सब एनो डोमिनी में चल रहा है। इसके बाद पुलकेशिन सेकंड का जो रीजन है वो स्टार्ट होता है 609 से लेकर 642 AD तक चलता है। फर्स्ट अरब इन्वेशन होता है सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है और वो समय था 712 का। मोहम्मद बिन कासिम अरबों की सिंध विजय आपने पढ़ा होगा, तो ये आपने देखा। कोरोनेशन ऑफ भोज राजा ऑफ कन्नौज रूलर, ये समय क्या है 836 AD के आसपास का है। इसके बाद कोरोनेशन ऑफ चोल रूलर, यहाँ देखिए कोरोनेशन ऑफ चोल रूलर राजाराज, और ये टाइम है 985 AD का, ये आपने देखा। कोरोनेशन ऑफ सुल्तान मोहम्मद गजनवी, मतलब महमूद गजनवी, तो इसका जो समय है वो 998 AD का है। इस समय इसका कोरोनेशन होता है, ये आपने देखा। इसके बाद गुप्त डायनेस्टी का देख लीजिए, 275 से लेकर 550 तक ये टाइम देख रहे हैं आप। नागभट्ट का रीजन जो है, ये छोटी छोटी ऐसी तारीखें दी हुई हैं जो कि पूछी जाती हैं। नागभट्ट का जो रीजन है वो 730 से लेकर 756 तक का है। इसके बाद नागभट्ट सेकंड का जो रीजन है वो 800 से लेकर 833 AD तक का है। वत्सराज का जो टाइम है वो 775 से लेकर 800 AD तक का है। और महेंद्रपाल फर्स्ट को आप देख रहे हैं तो ये 885 से लेकर 910 तक का दिखाई देता है। इसके बाद महिपाल, ये सब पाल रूलर हैं, आप जानते ही हैं, तो 912 से लेकर 944 AD तक इन्होंने शासन किया था। अब इसके बाद रीजन ऑफ लक्ष्मण सेन डायनेस्टी का ये अंतिम रूलर था बंगाल में। तो आप देख रहे हैं 1178 से लेकर 1206, और उसके बाद वहाँ पर तुर्कों का कब्जा हो जाता है। मिहिर भोज फर्स्ट, इसका जो समय है ये 836 से लेकर 885 AD तक का है। देवपाल का जो रीजन है वो 810 से लेकर 850 तक का है, ये आप देख रहे हैं। धर्मपाल का 770 से लेकर 810 तक का है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेजर पीरियड्स इन अर्ली इंडियन आर्कियोलॉजी। तो इंडियन आर्कियोलॉजी में जो मेजर पीरियड्स हैं उन्हें देखने की आवश्यकता है। 2 मिलियन बिफोर प्रेजेंट अगर देखा जाए तो ये लोअर पैलियोलिथिक का टाइम है। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक का टाइम है, इसे आप याद रखिएगा। मिडिल पैलियोलिथिक का जो समय है वो 80,000 का है, यहाँ आपने देखा। इसके बाद 35,000, ये पुरानी बात है अपर पैलियोलिथिक की, यहाँ क्रम से आप देख रहे हैं। इसके बाद 12,000, यहाँ ये वर्ष दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेजर पीरियड के नाम पे दिया हुआ है नहीं, ये असल में वर्ष है। तो 12,000 ये मेसोलिथिक का हो गया, 10,000 ये नियोलिथिक का हो गया। अर्ली जो एग्रीकल्चर के साक्ष्य हैं या फिर चारागाहों के साक्ष्य हैं वो यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद चारकोलिथिक, जहाँ पे पहली बार कॉपर का यूज़ होता है, इस समय को आप देखें तो इसका टाइम है 6,000 का। और यहाँ पर अगर BC में चले आए यानी बिफोर जीसस क्राइस्ट वाला, तो उस हिसाब से 2600 ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, और करीब 1000 BCE का जो टाइम है वो अर्ली आयरन एज का है, या फिर आप उसे कह सकते हैं मेगालिथिक, जो बरियल्स हैं वो इस समय प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद 600 BC से लेकर 400 तक का जो समय है वो अर्ली हिस्टोरिक है, ये हमने एक क्रम में देखा। कुछ जो शुरुआती तारीखें हैं वो उतनी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एक जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर अंदाजा लगाया गया है। यहाँ पर यही कहा गया है कि सब अप्रॉक्सीमेट है, कुछ भी यहाँ एकदम सटीक नहीं है और न इसे बताया जा सकता है। अब यहाँ देखें मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। तो 19th सेंचुरी में अगर देखा जाए तो रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम ऑन हड़प्पन सील, हड़प्पा से जो हमें सील प्राप्त होती हैं, व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मोहरें प्राप्त होती हैं, उसके संबंध में अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट जारी होती है 1875। इसके बाद 20th सेंचुरी की अगर बात करें, 20वीं शताब्दी की, तो उसमें कई सारे बड़े काम होते हैं, जैसे कि 1921 में MS वत्स बिगिन एक्सकेवेशन एट हड़प्पा, मतलब वत्स जी के द्वारा जो हड़प्पा वाला क्षेत्र था वहाँ पर एक्सकेवेशन का काम शुरू करवाया जाता है। 1925 में क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो में भी खुदाई शुरू हो जाती है। मतलब शुरुआत हड़प्पा से ही होती है, पहले वहीं पर खोजा जाता है और वो भी एक्सीडेंटली ही खोज लिया जाता है।
ये सिर्फ एक संयोग रहता है कि वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाता है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर ज़मीन को खोदा जाता है तो बड़ी बड़ी ईंटें निकलने लगती हैं। ये जो ब्रिक्स थी इनका साइज़ काफ़ी बड़ा था, तो वहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे थे उन्हें लगता है कि भाई कंस्ट्रक्शन के लिए बना बनाया मटेरियल मिल गया, तो वो निकाल कर उसे यूज़ करना शुरू करते हैं, मतलब निकाल कर अपने कंस्ट्रक्शन में लगाने लगते हैं। लेकिन वो ईंटों का जो सिलसिला था वो बंद नहीं होता है, लगातार निकलती जाती हैं। तो लोगों के दिमाग में आता है कि आखिर नीचे है क्या। तो फिर जाकर वहाँ लोग सचेत होते हैं, सर्वे इत्यादि होता है, तो मालूम होता है कि एक बड़ी सभ्यता नीचे सो रही है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने बर्बाद कर दिया है ईंटें निकाल कर। तो बाद में वहाँ काम रोक के सर्वे का काम शुरू होता है। बाद में वही चीज़ मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त होती है, सबसे पहले हड़प्पा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा एक्सकेवेशन किया जाता है हड़प्पा का कई लोगों के द्वारा एक्सकेवेशन हुआ है, और जितनी बार हुआ है उतनी बार वहाँ से नई चीज़ें प्राप्त हुई। ये 1946 की बात थी, मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा एक्सकेवेट करवाया जाता है। इसके बाद 1955 SR राव जो है ये एक्सकेवेशन शुरू करते हैं लोथल में, यानी गुजरात क्षेत्र। और 1960 की बात करें, यहाँ देखिए, तो इस समय BB लाल और BK थापर इनके द्वारा कालीबंगा का एक्सकेवेशन करवाया जाता है। वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती। 1974 MR मुगल जो है ये एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं जो बहवलपुर क्षेत्र था वहाँ पे। अब इसके बाद 1980 की बात करें तो एक कंबाइंड सर्वे यहाँ स्टार्ट होता है, जिसमें कि जर्मन और इटालियन, इससे पहले तो अंग्रेज़ों का ही यहाँ आधिपत्य था। आज़ादी से पहले की अगर बात करें तो अंतिम रूप से कब्जा ब्रिटिशों का था, तो ब्रिटिशों के द्वारा ही ज़्यादातर क्रेडिट ले लिया गया और जो सर्वे का काम है उसको बखूबी उन्होंने करवाया, मतलब अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए करवाया, लेकिन करवाया। लेकिन बाद में क्या होता है, ये 1980 की बात है, तो जो दूसरे लोग हैं, दूसरे यूरोपियंस हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या, तो जर्मन और इटालियन जो लोग हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो यहाँ पर एक्सप्लोर करने का काम शुरू करते हैं कि कुछ हमें भी पता लग जाए। फिर इसके बाद 1986 की बात करें तो एक अमेरिकन टीम भी इन्वेस्टिगेट करती है हड़प्पा को, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, यानी पाकिस्तान में। 1990 तो RS बिस्ट के द्वारा एक्सकेवेशन शुरू करवाया जाता है धौलावीरा का। अब इसमें एक मोटी बात समझ लीजिए, देखिए आज़ादी से पहले वाली जितनी भी खोज होती है वो ज़्यादातर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चली गई, मतलब एक बड़ा हिस्सा जो इस सभ्यता का था वो तो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया बंटवारे के बाद। तो जब देश आज़ाद हो जाता है, विभाजन हो गया, और जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर थे वो चले गए पाकिस्तान के पास। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके दिमाग में ये खुजली मचती है कि फिर सब कुछ तो हमारा चला गया बाहर विभाजन के बाद, तो हमारे पास कुछ बचा है कि नहीं। तो जो भारत के स्थान थे, भारत के जो तटवर्ती स्थान थे, मतलब पश्चिम की तरफ से लगे हुए, वहाँ पर खोजने और खोदने का काम शुरू होता है ज़्यादा बड़े पैमाने पर, और वहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद पूरे भारत में ही बिखरी हुई मिल जाती है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं। और यूरोपियों में सबसे ज़्यादा जो दबदबा भारत में अगर देखा जाए तो ब्रिटिशों का था। तो ब्रिटिशों के यहाँ से रवाना होने के बाद बाकी जो यूरोपियंस हैं या बाकी जो दुनिया वाले हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि जब बात किसी सभ्यता की होती है, किसी सिविलाइजेशन की होती है, तो उसमें हम किसी एक देश पर फोकस रह के नहीं काम कर सकते हैं। इसमें पूरी दुनिया की बात जुड़ जाती है, क्योंकि मानव सभ्यता का विकास कहाँ से शुरू हुआ, मानव ने डेवलपमेंट कहाँ से शुरू किया, ये वहाँ पर मायने रखता है। तो जानने का अधिकार सभी को है। ठीक, तो 1990 की बात करें तो जो अमेरिकन हैं वो भी, माफ़ कीजिएगा, 1986 की बात करें तो जो अमेरिकन हैं वो भी यहाँ पर इंटरेस्ट लेते हैं और आज भी लिया जाता है। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है उसे हम देखें तो इसमें मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट एक क्रम से आप देखेंगे। सबसे पहले जो 1500 से लेकर 1000 BC की बात है, ये अर्ली वैदिक ट्रेडिशन की एज दिखाई देती है, समय दिखाई देता है, जबकि लेटर वैदिक ट्रेडिशंस का जो टाइम है वो 1000 से लेकर 500 BCE का है। अर्ली उपनिषद और जैनिज्म बुद्धिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट था, उपनिषद का जो समय है वो जैनिज्म और बुद्धिज्म के ही आसपास का है, वही ओरिजिन माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उपनिषदों की रचना पहले हुई थी, उसी को आधार बना के गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों को आगे बढ़ाया था। अब ये कितना सत्य है ये अलग बात। तो ये 6th सेंचुरी BCE की बात है, वही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। महाजनपदों का भी टाइम वही है। पहले स्तूप के जो साक्ष्य में मिलते हैं वो 3rd सेंचुरी BCE में मिलते हैं, जबकि डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म एंड गॉडेस कल्ट, ये जो दिखाई देते हैं आपको, ये सेकेंड BCE के आसपास इसका जो साक्ष्य है वो प्राप्त होता है। महायान बुद्धिज्म का तो आप जानते ही हैं कि जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वहाँ से इसका उदय होता है। बौद्ध धर्म का मूल स्वरूप कैसा है, हीन यान वाला ही है। वो क्या करते हैं, बुद्ध को एक महात्मा के तौर पर मानते हैं, आदर करते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते, उनकी
पूजा ये किसकी करते हैं? निर्वाण की करते हैं, यानी मुक्ति की उपासना करते हैं। तो बुद्ध के उपदेशों पर एकदम ये लकीर सीधी खींच दी गई है और उसी पर चलना पसंद करते हैं। मतलब एक तरह से रूढ़िवादी इनकी विचारधारा होती है। महायान बुद्धिज्म में एक तो आइडल वर्शिप का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया जाता है। बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। तो इस तरह से अवतारवाद और मूर्ति पूजा का काम इनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो महायानियों की शुरुआत वहाँ से होती है। ठीक है। और जो 3rd सेंचुरी CE की बात है, उस समय अर्लीस्ट टेम्पल्स के जो साक्ष्य हैं, मंदिरों के जो सबसे पुराने और पहले वाले साक्ष्य हैं, वो प्राप्त होते हैं। अब अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो मेजर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे एंशिएंट टाइम पीरियड में, वो कब और कैसे हुए। लेकिन इस वाले में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।